एक तरफ अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने रमजान के महीने में अफगानिस्तान को बमों की बारिश करके लहूलुहान कर दिया है। लेकिन इन दोनों जंगों के बीच एक युद्ध कट्टरपंथी ताकतों ने हिंदुस्तान में छेड़ रखा है। जी हां, अपने हिंदुस्तान में सनातन के खिलाफ, हिंदू आस्था के खिलाफ ऐसा युद्ध जिसने करोड़ों सनातनियों को गुस्से से भर दिया है। महायुद्ध से जुड़ी खबरें आपको दिखाऊं उससे पहले ये खबर देखिए जिसे देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। सीएम योगी की इस चेतावनी को कुछ कट्टरपंथी भूल गए कि वो यूपी में हैं और उन्होंने सनातन के अपमान की गलती कर दी, हिंदू आस्था से खिलवाड़ का महापाप कर दिया। जो गंगा जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है, पापों का नाश करने वाली है, जो पवित्रता का प्रतीक है, उन्हीं मां गंगा के पवित्र जल में कुछ कट्टरपंथियों ने अपनी दूषित मानसिकता का जहर घोलकर उसे अपवित्र करने का दुस्साहस कर डाला। काशी में सनातन के अपमान की साजिश रची गई, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया, करोड़ों सनातनियों को चिढ़ाने का काम किया गया। काशी में विधर्मियों की इस करतूत को अब सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सोमवार शाम की एक युवक ने इफ्तार पार्टी रखी। 80 से नमो घाट तक रोजेदारों के लिए नाव बुक की गई। नाव पर मौजूद रोजेदारों ने पहले नमाज पढ़ी। रोजेदारों को फल और मेवे के साथ चिकन बिरयानी परोसी गई। रोजेदारों ने चिकन बिरयानी खाकर हड्डियों को गंगा में फेंक दिया। इस इफ्तार पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर वायरल किया गया। वाराणसी में बीच गंगा की लहरों के साथ इफ्तार पार्टी और उसमें चिकन बिरयानी परोसने का दावा किया जा रहा है और इसी दावे के खिलाफ जो तमाम सोशल मीडिया यूजर्स हैं उन्होंने सवाल खड़े करना शुरू किया। मां गंगा की गोद में चिकन बिरयानी खाकर हड्डियां पानी में फेंकने की बात सामने आते ही सनातनियों का गुस्सा भड़क गया। वायरल वीडियो पुलिस को सौंपकर तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। खाने के साथ साथ उन्होंने वीडियो बना के वायरल भी किया। यानी इनकी मानसिकता सिर्फ पिकनिक मनाने तक की नहीं थी, कोई चीज खाद्य वस्तु खाने की नहीं थी। इनकी मानसिकता थी हिंदू समाज को चिढ़ाने की कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इस पर अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है। हमारी आस्था के केंद्रों पर यह आघात हम स्वीकार नहीं करेंगे। मां गंगा सनातन धर्म में आस्था का प्रमुख केंद्र हैं, पूजनीय हैं। उनके पवित्र जल का आचमन करने के लिए देश विदेश से रोजाना लाखों श्रद्धालु काशी पहुंचते हैं। इन विधर्मियों ने अपनी करतूत से उन सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जिससे हर सनातनी गुस्से से भरा हुआ है। जो हमारे सनातनियों को अपमान करने के लिए हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को तो सीधे फांसी हो जानी चाहिए। से अपनी रोजा इफ्तारी वहां घाट पर करना और इस प्रकार वहां पर हड्डियां डालना, ये निश्चित ही चुनौती देने का काम है। धर्म विशेष के लोग अपने इस प्रकार के गंदे कृत्यों से बाज नहीं आ रहे। निश्चित रूप से किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह का कृत्य करना ये ठीक नहीं है। गुस्सा जायज भी है। हम जिसे पूजते हैं, जिसे मां मानते हैं, उसके सम्मान से खिलवाड़ भला कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। सवाल ये है कि इफ्तार पार्टी के लिए क्या इन लोगों को कोई और जगह नहीं मिली? गंगा की महत्ता को जानते हुए भी गंगा की लहरों पर नॉनवेज क्यों खाया? नॉनवेज खाकर हड्डियों को गंगा में क्यों फेंका? इफ्तार पार्टी का वीडियो बनाकर वायरल क्यों किया? क्या मां गंगा को पवित्र कर सूबे का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी? ऐसे लोगों के लिए सीएम योगी का संदेश बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। एक फैशन सा बन गया है भारत की सनातन संस्कृति को गाली देने की, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने की। इसके बारे में तो मैं केवल यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसीलिए जैसे ही इन विधर्मियों की करतूत का वीडियो वायरल हुआ, शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और 8 घंटे के भीतर ही 14 आरोपियों को धर दबोचा।
योगी राज में ऐसे विधर्मियों ने जब भी सनातन पर प्रहार कर हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया है, उन्हें तगड़ा सबक मिला है। इस बार तो इन लोगों ने महापाप किया है, लिहाजा इन्हें ऐसा सबक सिखाने की मांग हो रही है कि फिर कोई ऐसा करने का दुस्साहस न करे। जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते ही जहन में जो इमेज सामने आती है वो कैसी होती है? वो कुछ ऐसी होती है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ईरान पर हमला करके उन्होंने अपनी उस इमेज को और पुख्ता भी किया। इसके बाद बयान पर बयान दिए, दिखाया कि कैसे वो जंग पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन अब 18 दिनों के अंदर ही ट्रंप के तेवर बिल्कुल बदल गए हैं। अग्रेशन के बजाय ट्रंप सरेंडर के मोड में आ गए हैं। जी हां, उधर ईरान के तेवर बिल्कुल आक्रामक हो गए हैं। जिसे सरेंडर समझा जा रहा था वो अग्रेसिव हो गया है। न सरेंडर न सीज फायर, ईरान ऑन फुल फायर। खलीफा के सख्त तेवर, ट्रंप बैकफुट पर। एक तरफ ईरान ने अपने हमलों से अमेरिका को सदमे में डाल रखा है, तो वहीं ईरान की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। नारे लग रहे हैं कि न सरेंडर होगा, न समझौता होगा और न ही सीज फायर होगा, बल्कि सिर्फ निर्णायक जंग होगी। और यही ईरान करके भी दिखा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब ईरान की मिसाइलें और ड्रोन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना न बना रहे हो। वीडियो देखिए, ईरान ने अपने ड्रोन से बगदाद में यूएस एम्बेसी को निशाना बनाया। ईरान के आत्मघाती ड्रोन के हमले के बाद पूरा इलाका धमाके की आवाज से थर्रा गया। आग और धुएं के गुबार ने लोगों को दहशत से भर दिया। ईरान के ड्रोन हमले का ये दूसरा वीडियो देखिए। दक्षिण इराक में एक तेल ठिकाने को आत्मघाती ड्रोन ने दहला कर रख दिया। ईरान लगातार हमले तो कर ही रहा है, साथ ही साथ होर्मुज स्ट्रेट पर भी अपने तेवर सख्त रखे हुए है, जिसका असर ये हुआ है कि जो ट्रंप एक पल में दुनिया के किसी भी देश पर कब्जे की बात कहते थे, जो पल भर में किसी देश के राष्ट्रपति को अगवा कर लेने का दम रखते हैं, जिनका दावा है कि उनके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, जो ट्रंप खुद को कूटनीति का शहंशाह बताते हैं, वो ईरान के खिलाफ जंग के 18वें दिन अब सरेंडर मोड में नजर आने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा जाता था कि वो बेहद ताकतवर हैं, जो चाहते हैं कर लेते हैं, जब जिस पर चाहे हमला कर सकते हैं, जिनको हराया नहीं जा सकता, जिनसे युद्ध लड़ना तो दूर भिड़ना भी भारी पड़ सकता है। वहीं ट्रंप की ईरान ने ऐसी हवा निकाली है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते थे अब दूसरे देशों से मदद की भीख मांग रहे हैं। जो दुश्मन को खत्म करने का दावा करते थे अब दुश्मन के पराक्रम का लोहा मान रहे हैं। ट्रंप के ये सुर ऐसे ही नहीं बदले हैं, बल्कि पिछले 18 दिनों में ईरान ने जिस तरह से उनका सामना किया है, उसने उन्हें सुर बदलने के लिए मजबूर किया है। ट्रंप इस वक्त अपने ही बनाए चक्रव्यूह में कैसे फंसे हैं, अब जरा वो भी समझ लीजिए। ट्रंप ने सोचा था कि पहले ही दिन जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन 18वें दिन भी ईरान का कड़ा प्रहार जारी है। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की सारी मिसाइलें और ड्रोन तबाह कर दिए हैं, लेकिन सच ये है कि आज भी अमेरिकी ठिकानों को ईरान निशाना बना रहा है। ट्रंप ने सोचा था कि मुश्किल में यूरोप और नाटो देश उनके साथ आएंगे, लेकिन उन्होंने भी एक एक कर ट्रंप से किनारा कर लिया। बड़ा मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन का था, लेकिन हासिल ये हुआ कि एक खामेनेई गए तो दूसरे खामेनेई ने सत्ता संभाल ली है। और सबसे बड़ा झटका तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप को लगा है, जिस पर उन्होंने सोचा था कि कब्जा कर लेंगे, लेकिन कब्जा तो दूर, ईरान ने ऐसी हालत कर दी है कि एक शिप तक वहां से गुजर नहीं पा रहा है। ट्रंप दुनिया भर के देशों से हॉर्मुज पर मदद की भीख मांगते फिर रहे हैं, जिस पर ईरान ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है। कह रहा है इस युद्ध का नाम ऑपरेशन फ्यूरी की बजाय ऑपरेशन फेयर रखना ज्यादा बेहतर है। कुल मिलाकर ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग ने ट्रंप को एक्सपोज करके रख दिया है, जिससे अमेरिका की सुपर पावर वाली साख भी मिट्टी में मिलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट में ट्रंप युद्ध के दलदल में फंसते जा रहे हैं। दूसरे देशों पर दादागिरी करने वाले ट्रंप की अकड़ अब ढीली पड़ती दिख रही है। ईरान से मुकाबला करने के लिए ट्रंप यूरोपीय देश, क्वाड देशों से मदद मांग चुके हैं, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। यहां तक कि नेटो में शामिल देश भी अब ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं। जर्मनी ने 2 टूक कह दिया है कि हमसे पूछकर युद्ध थोड़े शुरू किया था। देखिए, अमेरिका ईरान के मिलिट्री ठिकानों को चुन चुन कर उड़ा रहा, उसका वीडियो जारी कर पूरी दुनिया को दिखा रहा। अमेरिका ईरान को घर में घुसकर मार रहा, तो ईरान उतनी ही तेजी से तगड़ा वाला पलटवार कर रहा। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस और एम्बेसी को मिसाइल और रॉकेट दाग कर उड़ा रहा है। 18 दिन बाद भी ट्रंप ईरान युद्ध को खत्म नहीं कर पाए। उल्टा ईरान नई नई मिसाइलों जमीन से लेकर समंदर तक अमेरिका के युद्ध वाली सनक का भूत उतार रहा। ईरान ने ट्रंप को फंसा दिया। ट्रंप अब मिडिल ईस्ट में बुरी तरह से घिर गए।
दूसरों की मदद करने का दावा करने वाले ट्रंप अब खुद मदद की मांग कर रहे हैं। ट्रंप ईरान को घुटनों पर लाने चले, लेकिन ईरान ने सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन इस महायुद्ध में यूरोप ने भी हाथ खड़े कर दिए। नाटो देश भी मदद करने से इनकार कर चुके हैं। क्वाड देशों ने भी कह दिया है वो ट्रंप की मदद नहीं कर पाएंगे। जिस यूरोप के साथ अमेरिका का घर जैसा रिश्ता है, अब वो यूरोपीय यूनियन भी ट्रंप को दूर से ही थैंक यू बोल रहा है। यूरोपीय यूनियन लाल सागर मिशन को होर्मुज तक बढ़ाने से इनकार कर चुका है। यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति प्रमुख ने ट्रंप को दो टूक कह दिया है कि उनके युद्धपोत होर्मुज स्ट्रेट में नहीं जाएंगे। ट्रंप को लगा था अमेरिका के साथ मिलकर नाटो के सभी 32 देश मिलकर ईरान को मारेंगे, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। जर्मनी बोला ये यूरोप की जंग नहीं है। ब्रिटेन भी कह चुका है कि वो इस युद्ध में नहीं फंसेगा। इटली भी इस सैन्य कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर चुका है। कनाडा भी होर्मुज में अपने युद्धपोत भेजने से मना कर चुका है। टर्की ने पहले ही कह दिया है वो इस युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं देगा। स्पेन भी ईरान के खिलाफ अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने से मना कर चुका है। पोलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया तक कह चुके हैं कि ये युद्ध उनका नहीं है, ये अमेरिका का युद्ध है, ट्रंप खुद लड़े। ये सभी वो देश हैं जो नाटो के सदस्य हैं, लेकिन अमेरिका की मदद करने से इनकार कर चुके हैं। लेकिन नाटो देश ही नहीं, अमेरिका ने होर्मुज की सुरक्षा के लिए कई दूसरे देशों से युद्धपोत भेजने की अपील की। क्वाड देशों से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी ट्रंप को दूर से ही नमस्ते कर दिया। क्वाड में 4 देश, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत ईरान के सीधे संपर्क में है। ट्रंप ने जापान और ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये युद्ध उनका नहीं है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तो साफ कर दिया है कि होर्मुज सिर्फ अमेरिका, इजराइल और युद्ध में मदद कर रहे उनके सहयोगी देशों के लिए ही बंद है। ट्रंप को लगा था एक बार युद्ध छिड़ने के बाद नाटो देश भी उनके पीछे पीछे आ जाएंगे और ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन अब ट्रंप फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुरानी कहावत है, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मिडिल ईस्ट में ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं। नेटो से लेकर यूरोपीय देश तक ट्रंप की मदद करने से इनकार कर चुके हैं। उधर खाड़ी देश ट्रंप को पकड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि युद्ध बीच में खत्म मत करना। ट्रंप अब करें तो क्या करें, देखिए रिपोर्ट। क्या ईरान पर हमला कर ट्रंप फंस गए? क्या ट्रंप किसी भी हाल में युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या खाड़ी देशों ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझा दिया? यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और इराक, ये वो खाड़ी देश हैं जो ईरान के हिट लिस्ट में टॉप पर, और ईरान बीते 18 दिनों से इन देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा। कभी ईरान की ओर से मिसाइलें दागी जा रही, तो कभी ईरान रॉकेट और ड्रोन से अटैक कर रहा। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान खाड़ी देशों को हुआ। एयर स्पेस बंद है, बिजनेस ठप है, होटल रेस्टोरेंट बंद, और ये सब ईरान के हमलों के कारण हुआ। खाड़ी देशों के पास न तो हाईटेक हथियार, न ही उनके पास पावरफुल सेना कि ईरान को जवाब दे सके। ऐसे में कयास लगे कि ट्रंप इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन खाड़ी के 5 देशों ने अमेरिका को साफ कह दिया कि जंग बीच में खत्म नहीं करनी, शुरू किया है तो अंजाम तक पहुंचाना है। खाड़ी देश ईरान के खिलाफ युद्ध में खुद उतरना नहीं चाहते, लेकिन ईरान पर हमला जारी रखने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। क्या यह खाड़ी देशों का डर है या फिर ईरान से पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहते हैं? क्या अब यह लड़ाई मुस्लिम उम्मा बनने की है? युद्ध में ईरान अकेले इजराइल और अमेरिका के खिलाफ टिका हुआ है, उनके हमलों का जवाब दे रहा है, साथ में नए अटैक्स भी कर रहा, मुकाबला बराबरी का। ट्रंप अब युद्ध से बाहर निकलने का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ट्रंप की अब टोन बदल गई है, अब वो ईरान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, और ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप का मूड बार बार बदल रहा है। ट्रंप कब युद्ध से बाहर होने का ऐलान कर दे ये कोई नहीं जानता, और इसलिए खाड़ी देश भी डरे हुए हैं।
अगर अभी सीज फायर हो जाता है तो फिर ईरान का कद बढ़ जाएगा। मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों की अहमियत कम हो जाएगी। मिडिल ईस्ट का नया दादा ईरान बन जाएगा। ईरान की मर्जी के बिना खाड़ी देश कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा पाएंगे जो उनके खिलाफ हो। इससे पहले सऊदी अरब पर इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए लॉबिंग करने का आरोप लग चुका है। मिडिल ईस्ट में लड़ाई सुन्नी वर्सेस शिया के वर्चस्व को लेकर भी सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, यूएई, कतर, कुवैत और ओमान सुन्नी बहुल देश, जबकि ईरान शिया बहुल देश है। ईरान और अरब देशों के बीच पुरानी दुश्मनी, दोनों के बीच 1979 से धार्मिक टकराव, और यही कारण है कि अब अरब देश ईरान को पूरी तरह से पंगु बना देना चाहते हैं, लेकिन ईरान भी हार मानने को तैयार नहीं है। भले ही अमेरिका और इजराइल फ्रंट डोर से युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन बैक डोर से अरब देश युद्ध की रणनीति बना रहे हैं, और यही कारण कि ईरान अरब देशों पर लगातार मिसाइलों की बारिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमित। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की इस हालत की वजह है ईरान का गोरिल्ला वॉर। जी हां, दरअसल ईरान ने अपने सहयोगी देशों और विद्रोही गुट के साथ मिलकर इजराइल और अमेरिका के साथी देश को घेरकर हमला किया, जिससे इन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। और इसी का नतीजा है कि पिछले 18 दिनों से खाड़ी में आफत आई हुई है। इसे कहते हैं गोरिल्ला वॉर, यानी घेर के मारना। दुश्मन एक और हमला 3-4 तरफ से। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इजराइल के शहरों और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर, जहां एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। और हमला करने वाला अकेला ईरान नहीं है, बल्कि उसके साथी देश और विद्रोही गुट भी हैं, जिन्हें अमेरिका और इजराइल ने आतंकी घोषित कर रखा है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके, हमास के हमलावर खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस और इजराइल के अलग अलग इलाकों में बम बारूद बरसा रहे हैं। इजराइल पर बीती रात सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। हिजबुल्लाह ने ड्रोन और रॉकेट के जरिए इजराइल के उत्तरी शहर नहरिया को निशाना बनाया, जिसमें कई रिहायशी घर और इमारतें तबाह हो गई। इस अटैक के बाद भीषण आग लग गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं इजराइल पर हमले की दूसरी किस्त ईरान से आई। ईरान ने हाईवे पर ड्रोन से हमला किया, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई और उनमें आग लग गई। इस हमले के बाद हर तरफ आग के गोले और धुएं का गुबार नजर आ रहा है, जबकि जलती गाड़ियों के साथ चीखते चिल्लाते लोग भी देखे जा सकते हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि उनकी एक मिसाइल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक पहुंच गई। ये मिसाइल नेतन्याहू के सरकारी आवास से कुछ मीटर दूर ही गिरी है। इजराइल ही नहीं, ईरान के निशाने पर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस और एयर बेस भी हैं। ईरान ने कतर के अल-उदैद एयर बेस पर बड़ा हमला किया। खबर है कि यहां अमेरिका के कई फाइटर जेट और सैन्य अधिकारी मौजूद थे। ईरान की तरफ से इन्हीं को टारगेट कर अटैक किया गया था। ईरान ने दूसरा बड़ा हमला बगदाद में किया, जहां मौजूद यूएस एम्बेसी और एक होटल को निशाना बनाया गया। ईद को बस अब 4 दिन बाकी हैं और उससे पहले एमपी में काली ईद का ऐलान हो गया है। लेकिन मियां जी का दूसरा समुदाय इस मामले पर एकजुट नहीं दिख रहा है। एक तरफ जहां शिया मुसलमान कह रहे हैं कि ईद पर न नए कपड़े आएंगे न ईद धूमधाम से मनेगी, तो वहीं कुछ भाईजान हैं जो सीधे सीधे इसके खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन इस बार काली ईद की बात क्यों छिड़ी है, इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल। कपड़े में कोई भी नहीं ईद मनाएगा, सब पुराने कपड़े में और हाथ में अपने हाथ के ऊपर काली पट्टी बांध करके यहाँ आएंगे। कैसे पहनेंगे, नए या पुराने? बिल्कुल कपड़े जिसके पास जैसे होंगे वो वैसे पहनेंगे। भाईजान की इस बार ही रंगों वाली नहीं होगी। हमने ये फैसला किया है कि इस साल ईद जो होगी हर साल की तरह से धूमधाम से नहीं मनाएंगे। इस दफा बेरंग होगी मियां जी की ईद। काले कपड़ों में ईद मनाएंगे भाईजान, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अमेरिका से जंग में मौत हो गई। ये बहुत ही तकलीफदेह बात है कि मतलब वहाँ इंसान के खून की होली हो रही है और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर, ईरानियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत को 18 दिन बीत चुके। अमेरिका और इजराइल के अटैक में खामनेई इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन ईरान और अमेरिका की जंग अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही।
बल्कि हर गुजरते दिन के साथ भीषण होती जा रही। लेकिन खामनेई की मौत का असर इस बार ईद पर भी दिखने लगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के शिया मुसलमानों ने ऐलान कर दिया है कि वो इस साल ईद खुशियां भरी नहीं बल्कि काली ईद मनाएंगे। ईद पर नए कपड़े नहीं बल्कि पुराने कपड़े पहने जाएंगे। ईद पर किसी तरह का कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा और हाथों पर काली पट्टी बांधी जाएगी। यानी एमपी की ईद इस बार काली हो गई है। हमने ये फैसला किया है कि इस साल ईद जो होगी हर साल की तरह से धूमधाम से नहीं मनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा गम है हमारे दिलों में, हमारे कलेजा खून हो चुका है, हमारी आंखों में आंसू भरा हुआ है। हम ईद मनाएंगे तो अपने हाथों के ऊपर काली पट्टी बांध के और पुराने कपड़े पहन करके। इस फैसले के पीछे आयतुल्लाह खामनेई का रमजान के पाक महीने में मारा जाना, जिससे भारत में भी मुसलमानों को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि खामनेई न केवल ईरान के सुप्रीम लीडर बल्कि शिया मुसलमानों के बड़े धर्म गुरु भी। यही कारण है कि ईद से ठीक पहले उनकी मौत ने ईद को काले रंग से ढक दिया। खामनेई की मौत के बाद देश में कई जगहों पर शिया मुसलमानों ने प्रदर्शन भी किए और अब ईद के मौके पर काली ईद मनाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस पर भी मुस्लिम समाज में एक राय नहीं दिख रही। कुछ मुसलमानों का कहना है कि मौलाना गमगीन जरूर है, लेकिन ईद उसी उत्साह से मनाई जाएगी जिस तरह हर साल मनाई जाती है। हाँ, ईद मनाएंगे भाई, लेकिन हमारी ईद थोड़ा गमगीन होगी। अब काली ईद की जरूरत नहीं है, लेकिन बेशक ये है कि भाई गमगीन मामला है। अब किसी का भी हो, काली और सफेद की बात नहीं है, नॉर्मली है सब, लेकिन नॉर्मली है। ईद अच्छी मनेगी। ईद तो जो पूरे महीने इबादत हुई माह रमजानुल मुबारक के मौके पर, उसकी दो रकात नमाज अदा करना है। यानी भाईजान काली ईद मनाने के मुद्दे पर दो पार हो गए। मियाँ भाई के बीच में एकजुटता नजर नहीं आ रही। एक तरफ जहां शिया मुसलमान ऐलान कर चुके कि ईद पर कोई जश्न नहीं होगा, तो भाईजान का दूसरा गुट इस फैसले को मानने से इनकार कर रहा। वो इसके विरोध में उतर आए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करने वाले आईएसआईएस आतंकी को योगी फोर्स ने दबोच लिया है। ये आतंकी दुनिया को दिखाने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन असल में यह आतंकी संगठन आईएसआईएस के एक बड़े मिशन को पूरा करने में जुटा था। लेकिन यह भूल गया कि योगी के नए यूपी में यह संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। उसका ट्रीटमेंट कैसा हुआ है, आपको ये रिपोर्ट बताइए। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं। हारिस का घर है ये, मुरादाबाद में एटीएस ने उसे पकड़ा है। आतंकवादी जो मर गए उनको वो शहीद बताता था। जो भी सुरक्षा में बाधक बनेगा, कानून को ठेका दिखाएगा, तो कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेकर के ऐसी मजा चखाएगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तय करेंगी, याद करेंगे कि कानून को तोड़ने का अर्थ क्या होता है। नाम हारिश अली, काम आईएसआईएस मॉड्यूल का हैंडलर, मकसद भारत में शरिया कानून लाना। ये भोला भाला सा मासूमियत से भरा चेहरा खतरनाक मंसूबे पाले देश को खोखला कर रहा था, भारत की बुनियाद हिलाने में जुटा था। पहचान भारत की थी, पढ़ाई डॉक्टरी की कर रहा था, लेकिन काम आतंकवादियों के लिए कर रहा था। सेकेंड ईयर बीडीएस का छात्र हारिश अली रहने वाला यूपी के सहारनपुर का है। छवि व्हाइट कॉलर वाली है, इसीलिए पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा है कि हारिश आईएसआईएस आतंकी हो सकता है। जितना बढ़िया परिवार इनका है ना, ऐसा परिवार है नहीं हमारे यहाँ। और में तो बहुत आश्चर्य हुआ, ये बच्चा ऐसा नहीं है, बच्चा तो बहुत शरीफ बच्चा है, छोटा बच्चा है वो, तो अभी तो 20 साल की उम्र है, 19 साल का बच्चा है। हारिश आईएसआईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा था। भारत में आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए जमीन तैयार कर रहा था। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर इसने कई ग्रुप्स बना रखे थे। इंस्टाग्राम, मैसेजिंग ऐप, सोशल और डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल करता था। इन ऐप्स पर आतंकी हारिश ने फर्जी नाम से अकाउंट बनाए थे। इनके जरिए वो आईएसआईएस की जिहादी विचारधारा फैला रहा था और आईएसआईएस के लोगों को भर्ती कर रहा था। पहचान छिपाकर ऐसे युवाओं को ग्रुप में जोड़ता था जो धार्मिक भावनाओं की वजह से जल्दी जुड़ जाए।
जांच में पता चला है कि इसके लिए हारिश खुद भी ISIS के मीडिया न्यूज चैनल अल नाबा और उसकी प्रोपेगेंडा मैगजीन दावीक को फॉलो करता था। पहले वो लोगों को टारगेट पर लेता था और फिर उन्हें बरगलाने के लिए इन चैनल्स का इस्तेमाल करता था। ये वो अलनामा करके वो वेबसाइट है, मैगजीन है, जिसपे ISIS की तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ जो दाविक मैगजीन है उसको भी रोजाना हारिश अली पढ़ता था और उससे तमाम जानकारियां इकट्ठा करता था और अपने जो साथी थे उनको इस जानकारी के बारे में बताता था। इसके बाद शुरू होता है हारिश का असली खेल। उसने लोगों के ब्रेन वॉश के लिए जाल बिछाया हुआ था। हारिश अपने ग्रुप्स में ISIS के मीडिया चैनल, पत्रिकाओं, आतंकी विचारधारा, मारे गए आतंकियों के फोटो, वीडियो, ऑडियो शेयर करता था। कुख्यात आतंकियों के भाषणों का प्रचार प्रसार करता था। उन्हें शहीद बताकर लोगों को आतंक की राह पर धकेलने का काम करता था। हम इस वक्त है मानक मुंह में, रियासत अली का घर है ये, उनका लड़का हारिश जो कि मुरादाबाद में ATS ने उसे पकड़ा है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने के लिए। बहुत सारे इंस्टाग्राम और अनक्रिप्टेड जितने ऐप्स हैं उनके जरिए बहुत सारे ग्रुप बना रखे थे। भारत पाकिस्तानी नहीं, कई देशों के लोग उसमें जुड़े थे। आतंकवादी जो मर गए उनको वो शहीद बताता था। इसके अलावा उनके भाषणों को वो शेयर करता था। ISIS के मंसूबों को लेकर हारिश ने अपना एक अलग ग्रुप अल इत्तेहाद मीडिया फाउंडेशन भी बना रखा था, लेकिन हारिश केवल ऑनलाइन प्रचार तक सीमित नहीं था, बल्कि ग्रुप में फिदाइन हमलों की बातें कर युवाओं को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार कर रहा था। उसका संपर्क भारत के बाहर बैठे ISIS हैंडलर से भी था और वो उनके निर्देश पर काम कर रहा था। वो भारत, पाकिस्तान और दूसरे देशों के ISIS हैंडलर से भी जुड़ा था। साफ है, हारिश का जंगे जिहाद के जरिए ISIS का राज्य स्थापित करने का मंसूबा था। वो लोकतंत्र को नहीं मानता था और खिलाफत वाली व्यवस्था लागू करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कुछ कर पाता उससे पहले ही योगी फोर्स ने बगदादी के इस गुर्गे को धर दबोचा। लखनऊ से विशाल रघुवंशी और सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हैवान की शक्लो सूरत कैसी होती है? इस सवाल का जवाब आज की तारीख में लाखों आवाजें एक सुर में केवल यही कहकर दे रही हैं कि इसके जैसी होती हैं, आसिम मुनीर के जैसी। क्योंकि सिर्फ मुनीर जैसा दहशतगर्दी रमजान के पाक महीने में अपने ही लोगों के खून खराबे का ऑर्डर दे सकता है। गुप्त अंधेरे में मुनीर की एयर स्ट्राइक, अस्पताल पर हैवान के धमाके, सुबह तक उठता दिखा धुआं, चारों तरफ मचा हड़कंप, हाहाकार, धधकती लपटें, आग के बीच से शव ले जाते लोग। ये तस्वीरें पाकिस्तानी वायुसेना की अफगानिस्तान के एक अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की हैं। इस हमले में 400 से ज्यादा अफगानियों की मौत की बात कही जा रही है और ये हमला मुनीर की कायर फौज ने ऐसे वक्त पर किया जब रमजान का पाक महीना चल रहा है और ईद आने वाली है। जब पूरी दुनिया में शांति, संयम और इबादत का संदेश दिया जाता है, उसी वक्त पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक ने एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब लोगों को अमन और भाईचारे की उम्मीद होती है, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान की यह हरकत दर्शाती है कि वो लगातार स्थिरता और शांति को नजरअंदाज कर रहा है। यही वजह है कि अब तालिबान ने सीधे और साफ शब्दों में कह दिया है कि अब पाकिस्तान से डिप्लोमेसी का टाइम खत्म हो गया है। काबुल में 400 से ज्यादा मौतों के बाद अफगानिस्तान ने अब बदले की कसम खा ली है। तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि काबुल पर हमले की यह तारीख मुनीर को कटघरे में खड़ा कर रही है। रमजान का महीना चल रहा है और ईद में महज 4 दिन बाकी रह गए हैं। जब सभी अल्लाह की इबादत और ईद की त्योहारी की तैयारियों में व्यस्त हैं, तभी हैवान मुनीर ने ऐसा खूनी ऑर्डर जारी कर दिया कि पूरा काबुल दहल उठा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने किस हैवानी मंसूबे के साथ ये तारीख तय की होगी? जब पाकिस्तानी जेट काबुल में घुस गए, एक अस्पताल के ऊपर मंडराने लगे और फिर मुनीर की हैवान सेना ने 400 लोगों को एक झटके में खाक कर दिया। रात को जब अस्पताल और आसपास के लोग सो रहे थे, तभी पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने काबुल के पुले चरखी इलाके में मौजूद एक नशा मुक्ति अस्पताल को निशाने पर ले लिया। यहाँ सैकड़ों की तादाद में मरीज भर्ती थे, जिनमें कईयों के अस्पताल पर बमबारी में चीथड़े उड़ गए। अस्पताल की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। आसपास की कई इमारतें भी इसकी चपेट में आ गईं।
इस हमले में 400 से ज्यादा के मारे जाने तो 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। रमजान में खून की नदियां बहाने के बाद मुनीर की कातिल सेना कह रही है अस्पताल पर हमले की बात गलत है। उसने काबुल के पास आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जबकि तालिबान सरकार ने इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में घुसकर बेकसूरों का खून बहा रही है। इसे हैवान मुनीर की सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि ये सवाल उठाने वाला कदम है, क्या पाकिस्तान क्षेत्र में शांति और स्थिरता को गंभीरता से लेता भी है या नहीं। बार बार इस तरह की गतिविधियां ये संकेत देती हैं कि उकसावे और तनाव को बढ़ावा देना जैसे पाकिस्तान का एक पैटर्न बन चुका है, जिसका बदला लेने की कसम अब तालिबान ने खा ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुनीर को युद्ध लड़ने का शौक चढ़ गया है, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की आग में पाकिस्तान जलने लगा है। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद क्या किया, भूखमरी जैसे हालात हो गए पाकिस्तान में। कंगाल पाकिस्तान को शहबाज मुनीर ने ऐसी ईदी दी है कि पूरी आवाम सड़क पर आ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का चूल्हा बुझने वाला है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 9 दिन का ही एलपीजी का स्टॉक बचा है। 26 मार्च के बाद पूरा पाकिस्तान भूखा रहने वाला है। मुनीर और शहबाज ने पाकिस्तान की ईद काली कर दी है। पाकिस्तान में सेवइयों का टेस्ट फीका होने वाला है। पाकिस्तानी ईद के लिए खरीदारी करें या फिर गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाएं। शहबाज और मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को लाइन में खड़ा कर ऐसी ईदी दी है कि वो भूखे पेट रहने को मजबूर है। न गैस सिलेंडर मिलेगा, न पाकिस्तानियों का चूल्हा जलेगा और न ही खाना बनेगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से गैस की सप्लाई क्या रुकी, पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। सिर्फ गैस ही नहीं, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की भी किल्लत हो गई है। पेट्रोल पंप पर 200 मीटर तक लंबी लाइनें लग रही हैं, लेकिन तेल नहीं मिल रहा है। शहबाज और मुनीर ने आवाम को पेट्रोल पंप से दूर रखने के लिए 55 रुपए पाकिस्तानी प्रति लीटर रेट बढ़ा दिया, जिसके बाद महंगाई बम फूट पड़ा है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 दिन का ही एलएनजी स्टॉक है, 15 दिनों तक का डीजल, 20 दिनों तक का पेट्रोल और 11 दिनों तक का ही कच्चे तेल का भंडार है। मार्च महीने में एलएनजी के 8 टैंकर पाकिस्तान आने वाले थे, लेकिन इसके बाद भी शहबाज और मुनीर विदेश घूम रहे हैं, आवाम को भूखा मरता छोड़। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।